हेलो एंड वेलकम बैक टू एंड्रॉइड एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने क्या सीख लिया था? हमने सीख लिया था कि स्मार्ट एपीआई को कैसे इनिशियलाइज करना है, स्मार्ट एपीआई से कैसे अपने को हिस्टोरिकल डेटा फेच करना है। हमने ये भी देख लिया था कि सुपर ट्रेंड की जो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, वो कैसी है और उसको हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब इस पार्ट में हम ये सीखेंगे जो सुपर ट्रेंड की जो कैलकुलेशन थी उसको हमें कैसे प्रोग्रामेटिकली लिखना है। वो लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। काइट डॉट हिस्टोरिकल काइट में यूज़ होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्मार्ट एपीआई डॉट कैंडल डेटा, जो हमारे हिस्टोरिकल डेटा फेच करने काम में आता है स्मार्ट एपीआई में। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये नहीं होता है कि आज से पहले का डेटा। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर पहले से पुराना डेटा। क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल शब्द में सुन लीजिए। अभी मान लीजिए 3:15 बने हैं और इस टाइम पर मैं अगर हिस्टोरिकल डेटा फेच करता हूँ तो मेरी एपीआई से क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, आप गेस कीजिए। आपने जो भी गेस किया होगा मैं करेक्ट कर देता हूँ। जो एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा उसमें 3:10 तक का ओपन हाई लो क्लोज का डेटा आएगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आपने कॉल किया था। अब इससे आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि हिस्टोरिकल डेटा आज का भी हो सकता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम निकल के आती है कि हमको जब सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करना है तो हमको 5 मिनट पहले का नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि 5 मिनट पहले अगर ट्रेंड बना था तो अभी तो हो सकता है आउटडेटेड हो चुका हो या फिर ट्रेंड चेंज हो चुका हो। तो हमको अभी का ट्रेंड पता करना है, मतलब 3:15 का। तो बाकी के बचे 15 मिनट का क्या करें? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन निकल के आता है जब आप टिक डेटा को लेना स्टार्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, 9:15 पर अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। फिर 9:16 होते, 17 होते, 18 होते, 19 होते, 20 होते। देखो, तो आपने स्टार्ट किया था 9:15 पर अपना प्रोग्राम। अब उस टाइम पर हिस्टोरिकल डेटा तो आना स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, बट उस टाइम पर टिक डेटा आना स्टार्ट हो गया रहेगा। टिक डेटा का मतलब ये है कि जो आपको ब्रॉडकास्टेड डेटा मिल रहा है आपके ब्रोकर के थ्रू, जो भी वो डेटा उसके सर्वर पर रिसीव कर रहा है, एनएससी, बीएससी या फिर जहाँ से भी, वो आपको डायरेक्टली देना चालू कर दिया, थ्रो करना चालू कर दिया आपके ऊपर कि भाई ये डेटा अभी का है, अभी का। हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड में आपको डेटा को थ्रो कर रहा है। अब आप उसको लेना है, स्टोर करना है। अब मैं आपको एग्जांपल के बताता हूँ। 9:15 के फर्स्ट सेकंड पर आपको डेटा रिसीव होता है, जिसमें लिखा होता है ओपन ये, हाई ये, लो ये, क्लोज ये, और उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी रहती है जो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा और आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। अब 9:15 के दूसरे सेकंड पर आपको और डेटा रिसीव होता है, जिसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज और बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसे आपको फर्स्ट 60 सेकंड का डेटा मिल जाता है। अब आप क्या, जो फर्स्ट 60 सेकंड था मतलब 1 मिनट था, इस डेटा के बेसिस पर ओपन, हाई, लो, क्लोज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते यार, क्योंकि ओपन कब होगा? जब 9:15 के फर्स्ट सेकंड पर। और क्लोज कब होगा? 9:15 के 60 सेकंड पर। तो आपको ओपन क्लोज आ गया। ऐसे ही इस बीच में हाई कहाँ लगा था, लो कहाँ लगा था, वो भी आप एक्सेस कर ही सकते हैं। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आपने ये सब चीज़ें एक्सेस कर ली तो जो आपको डेटा हिस्टोरिकल डेटा में नहीं था वो यहाँ से मिल गया। अब 1 मिनट का मिल गया, ऐसे 2 मिनट का मिल गया, ऐसे 3 मिनट का मिल गया, 4 मिनट का मिल गया, 5 मिनट का मिल गया। बट जैसे ही आपका हिस्टोरिकल डेटा आना स्टार्ट हुआ, 9:16 आपको डेटा आया। उसमें मान लीजिए कि 9:03 तक का डेटा था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आपने देखा यार क्या, ठीक है, बस टिक डेटा भी है, हिस्टोरिकल डेटा भी है, तो मैं टिक डेटा यूज़ करता रहता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या हुई, टिक डेटा हर एक मिली सेकेंड में अपने पास आ रहा था, माइक्रो सेकेंड में, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारा डेटा आ रहा था, जो हम कभी कभी कैप्चर करना थोड़ा सा मिस कर दिया। और हमारी जो कैंडल बनी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी जो एक्चुअल रिकनसाइल डेटा में आई। रिकनसाइल डेटा बोल रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा। तो वहाँ और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ गया, तो हमको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रोकर पे दिख रहा है, जो सेबी एनएससी को दिख रहा है, वही हमको दिखना चाहिए। तो फिर वो हमने करेक्ट कहाँ से किया? वो हमने करेक्ट किया जो हमारा था हिस्टोरिकल डेटा वहाँ से। तो हमने क्या किया, 1 मिनट का हमारा टिक डेटा, जैसे वो डेटा आ गया तो इस डेटा को हमने थ्रो आउट किया और उस डेटा को बोला कि ये डेटा आ गया, अब यही करेक्ट डेटा, इसको हम लेके चलेंगे। ऐसे आप आगे बढ़ते गए। अब क्या ज़रूरत थी कि हम लास्ट 5 मिनट का डेटा में टिक डेटा ले ही रहे हैं? भाई अगर 5 मिनट का डेटा आप छोड़ भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप बोलेंगे नहीं, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि आप सुपर ट्रेंड पर काम कर रहे हैं, आप इंट्राडे पर काम कर रहे हैं। तो 5 मिनट पहले का सिग्नल अगर आपको मिलेगा तो क्या आप अभी ट्रेड लेंगे? हो सकता है अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसी कारण से हम टिक डेटा का यूज़ कर रहे हैं। और जो ये प्रोसेस है जहाँ पर हम हिस्टोरिकल डेटा और टिक डेटा दोनों को मर्ज कर रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, ये सब रिकन्सिलेशन में आती है। अगर डिफरेंट है तभी हटाएंगे, अदरवाइज रहने दो, क्या दिक्कत है? अब ये सब चीज़ें आपको प्रोग्राम में कैसे करना है वो आपको सिखा देता हूँ। देखो, आपके सामने सुपर ट्रेंड सिग्नल जनरेटर का एक प्रोग्राम ओपन है। इसमें बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसकी थ्योरी हमने पढ़ रखी है, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है। इंपोर्टिंग तो हमने देख रखा है भाई, कि हम पैक करते सब चीज़ें जब हमको कुछ चीज़ें करनी होती है, चाहे खाना बनाना हो तो जैसे आप क्या करेंगे, आटा, सब्जी, मसाला, सब चीज़ें रखेंगे ना, ऐसे ही रख लिया। अब इसके बाद क्या किया, हमने एक क्लास बनाई, एक फंक्शन लिखा और मेन में कॉल कर दिया, बस इतना सा काम है। अब होता कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, तो कोई भी क्लास या फंक्शन पूरा कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, बस उसके कोड को चेक करता है उसमें कोई सिंटैक्स एरर है कि नहीं।
तो ये चेक किया, ये चेक किया, अब यहाँ पर आ गया, मेन में आ गया, मेन के बाद मेन के अंदर के कोड को चेक करना चालू करेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिबगिंग की हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी कोड के अंदर जाके क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसकी वैल्यू क्या क्या है, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। अब क्लास क्या होती है मैंने यहाँ पर बताया, क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको समझा है अलग फॉर्म में, जिसमें मैंने आपको क्लास का नाम लेके नहीं बताया, बट आपने क्लास को स्टडी किया है। कहाँ स्टडी किया मैं आपको बता देता हूँ, इसी सीरीज़ में। जब मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट एपीआई डॉट कैंडल डेटा आप लिख रहे हैं, तो जो कैंडल डेटा वो कहाँ से है, स्मार्ट एपीआई से। आप बोलेंगे तो लाइब्रेरी या मॉड्यूल था। हाँ भाई, वो लाइब्रेरी या मॉड्यूल था। और लाइब्रेरी और मॉड्यूल कैसे लिखे जाते हैं, वो क्लास की हेल्प से लिखे जाते हैं। जो वहाँ पर स्मार्ट एपीआई था वो था क्लास, और जो आप डॉट कैंडल डेटा लिख रहे थे वो था उसके अंदर का फंक्शन। अब समझ में आ गया वो कैसे बना था। तो ऐसे यहाँ पर क्लास बन गई सुपर ट्रेंड सिग्नल जनरेटर, जैसे हमारा स्मार्ट एपीआई था, और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिख रहेंगे। अब फंक्शंस ये देखो, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो सारे फंक्शंस तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्लास क्यों लिखना चाहिए। जब आपको कहीं पर डॉट करके अंदर की सारी चीज़ें एक्सेस करनी हो तो ऐसे क्लास लिख देना और कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। अब इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, सारी क्लासेस में क्या होता है, पहले से इनिट लिखा जाता है। इनिट का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर सारे वेरिएबल जो हमको डिफाइन करने, क्या क्या वैल्यू सेट करनी है, हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। और एक और आपको कॉमन चीज़ मिलेगी, वो है सेल्फ। सेल्फ सारे फंक्शन में पास कर दिया जाता है। सेल्फ से क्या होता है, जो भी सेल्फ डॉट करके आपने लिखा आपका नाम, तो आपका नाम ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, आपको कहीं भी एक्सेस करने को होगा वो सब चीज़ें। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे चीज़ें अब काम कैसे करती है, कैसे कैसे वन बाय वन हम अंदर जाके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिबगिंग मोड का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, तो हम डीएफ मेन तक आ गए। ये स्टेप ओवर होता है, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करके उसके अंदर नहीं जाता, उसको पूरा एग्जीक्यूट ही कर देता है। अंदर जाके एग्जीक्यूट करना है तो ये वाला स्टेप इनटू करना पड़ेगा। हम स्टेप ओवर करते हैं क्योंकि अभी तो एग्जीक्यूट हो भी नहीं रहा है, इसको कॉल नहीं किया तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये मेन है, इसके अंदर जाना है, ऊपर वाले के अंदर, तो हम इसको स्टेप इनटू करेंगे। ओ भाई साहब, ये क्या आ गया, ये तो भयंकर है यार, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, सिखाया नहीं। टेंशन नहीं लेना भाई, सब सिखाया है, सब पढ़ा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपने नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेंगे। इतने बड़े भारी भरकम चीज़ों से डरना नहीं है। ये एआई ने जनरेट किया था तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, बट आप चाहें तो इससे सिंपल भी कर सकते, कुछ नहीं है भाई। ये जो आपकी क्लास थी इसके अंदर आप सिंबल टोकन, एक्सचेंज, सिंबल नेम, ये सब पास कर रहे हैं ना, डायरेक्टली आप लिख दीजिए सिंबल टोकन, डायरेक्टली पास हो जाएगा। अब भाई साहब इसने तो थोड़ा मज़े ही लिख रखे यार, अपने ही मज़े। इसने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, आर्ग्यूमेंट लिख रखे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, हेल्प सेक्शन लिख रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपने स्मार्ट एपीआई डॉट कैंडल डेटा लिखा था ना, जब आपने ब्रेकेट लगाया ना, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली दिख गया कि यार यहाँ पर इसने बोला है कि टोकन भेजो, इसने बोला यहाँ पर फ्रॉम डेट भेजो, यहाँ पर टू डेट भेजो, यहाँ पर इंटरवल भेजो। तो अब शौक नहीं होते, आ कैसे रहा है। वो आ रहा था इस हेल्प वाले सेक्शन की मदद से। तो अगर आप हेल्प में उन्होंने जो क्लास बनाई थी वहाँ पर ऐसा लिख रखा था। अब उन्होंने तो आपसे सब चीज़ें मांगी थी, पर जब आपको कुछ चीज़ें पता होती है तो आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर कर रखी है। ओके, और आर्ग्यूमेंट को ऐसा लिखा जाता है, डबल ऐसे हाइफन लगा के। यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि हमको समझाना चाहता था कि वहाँ पर हुआ क्या है, बाकी जगह हो क्या रहा है, ताकि आपके दिमाग में पहले से पिक्चर क्लियर हो। अदरवाइज आप क्या करते हैं, सिंबल टोकन डायरेक्टली सिंबल टोकन पास कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि अपने को पता चल सके कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है। इनटू करेंगे, ओवर नहीं करेंगे। हमको एक एक चीज़ देखनी है, जहाँ पर हमको बाहर निकलना है वहाँ पर इसको लिखेंगे, तो उस पूरे अंदर की चीज़ को एग्जीक्यूट करके डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, एक एक चीज़ नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ये देखो, इन सब की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई भी आ रही है, और वही चीज़ मैंने आपको बताया था आप कर सकते हैं। अब इसको मैं रन कर देता हूँ इस क्लास को। क्लास के अंदर आ गया, मैंने क्या बोला, इनिट में हम सारे वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ना। अब सिंबल टोकन जाता वहाँ से ले लिया और सेल्फ करके हमने सारी वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, इतने सारे वेरिएबल मैंने डिफाइन किए। अब इसके अंदर फिर से जाते हैं और उसको रन करते हैं। अभी तो वेरिएबल डिफाइन हुए हैं भाई कि क्या क्या चीज़ें हुई है, अब रन नहीं हुआ है। रन करने के लिए, क्लास को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो लिख के डॉट रन रख लिखना पड़ता है। अब ये देखो, डॉट रन में हम अंदर आ गए, और रन वाला फंक्शन उसके अंदर का जो रन डॉट करके मैं बोला था स्मार्ट एपीआई डॉट कैंडल डेटा, तो कैंडल डेटा वाला फंक्शन रन हुआ था। तो इसने रन बोला है डॉट रन, तो डॉट रन वाला जो फंक्शन है वो क्लियर हो रहा है और वही रन हो रहा है। ये देखो यहाँ पर आ गए हम लोग। लॉगिंग इन्फो एज यूजुअल जो हम करते ही हैं। इनिशियलाइज एपीआई को मैं कवर नहीं करूँगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया इनिशियलाइज कैसे करना है। अब देखो, सेल्फ डॉट हिस्टोरिकल डेटा के अंदर जाएंगे, फेच हिस्टोरिकल डेटा। मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोरिकल डेटा का फेच करना है, तो मैं इसको भी स्किप करूँगा क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कैसे फेच करना है। वो जो मैंने बताया ना स्मार्ट एपीआई डॉट कैंडल डेटा, उसके थ्रू फेच हो रहा है, तो फंक्शन लिखना तो मैंने सिखा दिया आपको। अब चलिए अंदर चलते हैं। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट सुपर ट्रेंड, जो हमने क्लास में एक फंक्शन डिफाइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। इधर चलते हैं। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई थी उसमें क्या बोला था, आपको सबसे पहले लेना होगा ट्रू रेंज। ट्रू रेंज कैसे आएगी, आपको मैक्सिमम लेना होगा हाई और लो को माइनस करके, तो उससे आपकी एक वैल्यू आएगी। फिर आपको हाई और प्रीवियस क्लोज को माइनस करना है, जो यहाँ पर कर रखा है। फिर लो और प्रीवियस क्लोज को माइनस करना, और इन सब में जो सबसे बड़ा होगा मैक्सिमम, वही हमारी ट्रू रेंज होगी, और वही चीज़ यहाँ पर कर रखी है। ये देखो, ओके। अब आगे ट्रू रेंज। अब ये देखो, डीएफ का मतलब क्या होता है, डेटा फ्रेम। आप एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला हाई लो, और आपका जो हाई प्रीवियस क्लोज, लो प्रीवियस क्लोज, इन सबको जब आप माइनस करेंगे तो एक एक वैल्यू आएगी। बट क्या होगा अगर आपका सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ हो, मैं खाली एक कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 10 कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो सीरीज़ ऑफ वैल्यू आएगी। उन सीरीज़ ऑफ वैल्यू को जब आप लिखेंगे, डॉट 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 करके एक लाइन आएगी,
तो उसी से ट्रू रेंज की एक लाइन बन जाएगी। अब ट्रू रेंज हमारा मकसद नहीं था, इससे हमको एवरेज ट्रू रेंज कैलकुलेट करना था। एवरेज ट्रू रेंज का क्या बोला था मैंने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेंगे अगर ट्रू रेंज का हर एक पॉइंट पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज ट्रू रेंज। चलिए तो एवरेज ट्रू रेंज पर आ जाते हैं और देखते हैं कहाँ कैलकुलेट हो रही है। इसको स्टेप ओवर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी यही हुआ। EWM मतलब एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ठीक है, ATR पीरियड मैंने आपको बता दिया था, हम 10 ले रहे हैं यहाँ पर, 10 14 दोनों लिया जाता है, और उसका एवरेज मतलब मीन ले रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यार आपको क्या कैलकुलेट करना अल्टीमेटली, अपर बैंड और लोअर बैंड। अपर बैंड और लोअर बैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हाई एंड लो है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा उस कैंडल का। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, और उसमें से एक चीज़ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लोअर बैंड आएगा, एक चीज़ आप ऐड करेंगे तो अपर बैंड आएगा। तो क्या चीज़ है वो है सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर, और उसके बाद जो हमारा एवरेज ट्रू रेंज आया है। सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर तो हमने 3 बताया था, तो वही चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं। ये देखो इसके ऊपर आप जब ले जाएंगे तो पता चलेगा 3 है। ठीक है, और बाकी एवरेज ट्रू रेंज तो अपन यहाँ से निकाल के ले आए। अब अपने पास 2 बैंड आ गए। अब मैंने ट्रेंड डिफाइन किया है कि 1 है तो अप ट्रेंड है, -1 है तो डाउन ट्रेंड है। तो अभी हमको ऐसा सिग्नल मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर जो आपका दोनों बैंड है, उन बैंड से अगर ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो अप ट्रेंड रहेगा, और नीचे क्लोज होता है तो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। पहले हम जाएंगे और प्रीवियस वैल्यूज़ को चेक करेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यूज़। क्या एडजस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यू मतलब समझ रहे हो, ये 1 -1 की बात हो रही है। हमने यहाँ पर 1 सेट कर लिया, तो पहले क्या था उसके हिसाब से 1 या -1 आएगा ना। पहले बुलिश था, अभी बीरिश है, तो 1 से -1 चेंज होना चाहिए, और पहले -1 था और अभी 1 आया तो उल्टा होना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू रहेगी भी नहीं वैसे भी। अब इसमें अपने को पता चल जाए कौन सा ट्रेंड आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, अगर चेंज हुआ रहेगा तो बता देगा ना, चेंज करके बता देगा। ठीक है, तो अभी अपने पास सिग्नल आ गया, इसको अपन मूव ऑन कर लेते हैं। हमको ये पता चल गया कौन सा ट्रेंड है, और वही चीज़ यहाँ नीचे दिख रही है आपको भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सुपर ट्रेंड को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कितनी कैंडल है, क्या है, लेंथ कितनी, 375 कैंडल्स, जो भी अपन ने बोला था सब हो गया। अब और अंदर जाके देखते क्या क्या चीज़ें हो रही है। हर एक की वैल्यू भी यहाँ लिखी हुई आ रही है, तो उससे आप समझ जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि वेब सॉकेट से हम टिक डेटा निकालेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है। और थ्रेड क्यों किया है भाई, हमने सेपरेट एक थ्रेड बना रखा है जहाँ पर लाइव डेटा आ ही रहा है और हम कैच कर ही रहे हैं। अदरवाइज़ क्या वो सिक्वेंशियल रनिंग जब होती है, अपन बोलेंगे नहीं अभी मैं पहले हिस्टोरिकल डेटा फेच करूँगा, उसके बाद जाके मैं सिक्वेंशियल डेटा, सिक्वेंशियल फॉर्म मतलब एक के बाद एक के फॉर्म में जाके अब मैं कैच करूँगा कि यार अभी क्या वैल्यू है उस टिक की। इतने में बीच वाले टिक तो मिस हो गए ना। आपको तो टिक तो कॉन्स्टेंटली आपको फेच करना पड़ेंगे, तो इसलिए अपने थ्रेड में स्टार्ट कर दिया, तो वो कॉन्स्टेंटली अपना काम कर ही रहा है। ठीक है, उसको मना नहीं कर रहा है। तो थ्रेड हो गया, ये स्टार्ट हो गया, इसके अंदर नहीं जाएंगे वरना वहीं फंस जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एंटरिंग इनटू द मॉनिटरिंग लूप। मॉनिटरिंग लूप मैंने बताया लास्ट रिकन्सिलेशन टाइम, हर एक मिनट अपन रिकन्सिलेशन करेंगे ना, वो यहाँ से होगा। यहाँ पर जाएगा और ये जो टिक डेटा है ना उसमें ले लेगा ओपन हाई लो क्लोज यहाँ से, और नीचे लिखा हुआ भी आएगा। ये लॉग है तो नीचे भी लिखा हुआ आता है और सेव भी हो जाता है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ गया ओपन हाई लो क्लोज, टाइम स्टैम्प क्या था। तो हर एक सेकंड का ऐसे ले लेंगे, तो हमारा टिक वाइज डेटा भी आ गया। अब इसको हमको रिकनसाइल करना है किसके साथ, हिस्टोरिकल डेटा के साथ, और उसके बेसिस पर हमको इसका ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, फिर इसका सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करना है, उसके लिए अपर बैंड लोअर बैंड क्रिएट करना है, फिर क्लोज फाइंड आउट करना है, और ऐसे पता चल जाएगा। तो लाइव हमारा सुपर ट्रेंड कैलकुलेट हो रहा है, 1 -1 के फॉर्म में सिग्नल मिल रहे हैं। उसको अगर आप पास कर देंगे ऑर्डर डिटेल के साथ तो आप ऑर्डर लगा पाएंगे इसके बेसिस पर। ऑर्डर कहाँ मैंने आपको सिखाया था, वो मैंने आपको सिखाया था जब अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीख रहे थे वहाँ पर। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया, तब ऑलमोस्ट आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया। प्रोग्राम मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, इसमें कुछ और भी फाइल्स बनी हुई है जो मैंने सहूलियत के लिए बनाई थी, वो भी आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो भाई मैंने थोड़ा सा इसमें इसलिए फास्ट बताया क्योंकि इतना स्लो जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। पिछली बार मैंने एक प्रोग्राम बताने में 5-6 वीडियोज़ लगा दिए थे, उतना लगा सकते हैं जब आप इनिशियल सीख रहे हो। और अगर आपको फिर भी ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप बोल दीजिएगा और स्लो जाएंगे, और 2-4 वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने इसमें ट्राई किया कि मैं एक ही में आपको पूरा सिग्नल जनरेटर ही सिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाए। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अगर आप चाहते हैं स्लो जाओ तो आप बोल देना, मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा और आपको और अच्छे से सिखा पाऊँगा। ठीक है, जैसा भी हो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। अभी हमने सुपर ट्रेंड किया, ऐसे हम RSI भी कर सकते हैं और अदर चीज़ें भी कर सकते हैं, और 2-4 चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, इवन कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी एरर आती है, जो भी इशू आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।